बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल वीओ विद रुमान में वेलकम करता हूं। और आज मैं आपके सामने MGT101 का क्यूज़ नंबर 1 एंड 2 लेके आया हूँ फैलेंटम के। ये बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये 20 को MCQs होंगे। ये भी इसमें से भी अप्रोक्सीमेटली आपको 6 से 7 MCQs आ सकते हैं फैलेंटम पे, बल्कि सारे के सारे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है क्योंकि ये फैलेंटम के चैप्टरों में से ही MCQs आ रहे हैं। ठीक है, तो न्यू पैटर्न है, तो ये न्यू पैटर्न से क्यूज़ आपके बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज़ को ज़रूर सुनना है। और मे भी आपके ये सारे के सारे यही आ जाए तो आपका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो हर MGT के हर सब्जेक्ट के FIN के जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने हो MGT के, वो तो हम रीजन प्राइस के ऊपर करते हैं सब, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये क्यूज़ देखें कि किस तरह क्यूज़ होने हैं। ठीक है, तो लॉजिकली बताऊँगा तो लॉजिकली देख लीजिएगा। तो चलें आए क्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये आपके MCQs हैं और इस MCQs को अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये आंसर है गलत है, ये गलत लगाया हुआ किसी ने। ठीक है, तो इस आंसर को देखते हैं किस तरह आंसर करना है, हमने इसको सही करना है कैसे। कहता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट of depreciation charge third year using the straight line method if the cost of machine is 4 lakh, useful life 5 year, residual value 25,000 and the selling price of the machine 35,000। अगर आपने तो गेन और लॉस निकालना हो, अब कंसेप्चुअली देखिएगा, अगर आपने गेन और लॉस निकालना हो तो फिर ये आपके लिए चीज़ रेलिवेंट होती है। ठीक है, अगर आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है तो आपके लिए चीज़ रेलिवेंट नहीं है। इधर तक आपके ये सारा इधर से लेके ना इफ़ से लेके और ये 25,000 तक आपका ये चीज़ रेलिवेंट है। अब देखें इसका फार्मूला क्या, डेप्रिसिएशन फार्मूला निकालने का मतलब ये है कि मशीन कास्ट जिसे हम कहते हैं, एसेट ऑफ कास्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लेस रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू दी होती है या स्क्रैप वैल्यू भी दी होती है, रेजिडुअल वैल्यू भी दी होती है, एक ही नाम है। इसको लेस कर देना है, 4 लाख में से 25,000 लेस कर देना है और डिवाइडेड बाय 5 यूजफुल लाइफ, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ में 5 ईयर है तो 5 ईयर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो कीमत निकलती है मैं आपको बताता हूँ, इसका ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन से आपसे कर लेते हैं। देखिए 4 लाख और उसमें से रेजिडुअल वैल्यू 25,000 लेस की तो ये 2,75,000 3,75,000 आ गया। ठीक है, और यूजफुल लाइफ के साथ हमने डिवाइड कर देना है तो ये आ जाएगा हमारा 75,000। अब स्ट्रेट लाइन मेथड, ये देखो ये लिखा हुआ है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये होता है कि हर साल ये डेप्रिसिएशन यही रहेगी, पहले ईयर, दूसरे ईयर, तीसरे ईयर, चौथे ईयर, पाँचवें ईयर, हर साल यही डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन का मेथड ये होता है। तो उसने कहा है कि थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन क्या होगा, जारी बात है जो फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन बेसिस के जरिए कह रहा है तो पहले में वही होगी, दूसरे में वही होगी, तीसरे में वही होगी। तो ये आपका आंसर आता है 75,000, ये वाला सी आंसर है आपका इसका। ठीक है, तो सी आंसर है इसका आपने ये क्लिक कर देना आपको, तो सी इसका आंसर राइट आंसर है। ठीक है, तो ये फार्मूला लिख लीजिएगा इसका, मतलब कास्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अगर परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज में आपके क्या करना है, कास्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंटेज। परसेंटेज कैसे दिया होगा, 20%, 30% ऐसे दिया होगा। ठीक है, सही है। अगर इसने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पूछा होता तो फिर हम ऐसे ना करते, फिर जो 75,000 आता तो इसमें 4 लाख में से लेस करते, फिर आपका इसके ऊपर 3,75,000 के ऊपर हम लेस 3,75,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेते, फिर जो भी इसने परसेंटेज दी होती थी, ठीक है, तो उस हिसाब से करते तो इसके लिए डेप्रिसिएशन आ जाता। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का और तरीके से हो जाता है, लेकिन इसका भी होता है ये लंबा हो जाता है थोड़ा, तो ये इस पर आपने ध्यान रखना है। आंसर सी इसका। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब ये आ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेबिट ऑफ द इनकर्ड एक्सपेंस टू द कंप्लीट प्रॉफिट फिक्स एसेट हुज पेमेंट इज मेड थ्रू कैश। कहता है कि अगर आपने एक ऐसा एक्सपेंस इंकर किया जो आप एसेट को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप वर्किंग प्रोग्रेस के ऊपर हो। ठीक है, तो उसके ऊपर आप वर्क लगा रहे हो, तो इसकी ये देखो इनकम्प्लीट फिक्स एसेट तो नहीं है, ये आएगा कंप्लीट कैपिटल इन वर्किंग इन प्रोसेस अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट। तो उसने कहा डेबिट क्या चीज़, उसने डेबिट पूछी है। ठीक है,
तो डेबिट रेलिवेंट फिक्स एसेट होता है, रेलिवेंट फिक्स एसेट तो है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके ऊपर क्योंकि ये एक्सपेंस की सूरत में आ जाएगा ना, ये आपने एक्सपेंस सूरत किया हुआ, ठीक है, तो कैश क्रेडिट आ जाएगा। आगे देखिएगा, कहते हैं व्हेन स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर आपका स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। देखो जी, उसका इफेक्ट तो ट्रेडिंग में भी होगा और आपका बैलेंस शीट में भी होगा, दोनों में होगा ना। सेल में आप रिकॉर्ड कर लोगे और बैलेंस शीट में आप देख लोगे, ठीक है, सही है। या तो फिर आप इसके ये भी हो सकता है, बैलेंस शीट में भी हो सकता है, इन्होंने इक्विटी में बैलेंस शीट में। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ट्रायल बैलेंस में आपका एडजस्टेड है, तो एडजस्टेड बैलेंस है तो आपका ये ट्रायल बैलेंस शीट में सिर्फ आएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपका इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री आपका एसेट होता है। अगर ट्रायल बैलेंस, अगर मेरे ख्याल से ट्रेडिंग अकाउंट दोनों में आएगा, ठीक है। जनरल रिजर्व जो आपके शोन कौन से होते हैं, बैलेंस शीट में होते हैं। जनरल रिजर्व आपके कैपिटल का हिस्सा होती है, आपकी इक्विटी का हिस्सा होता है, तो इक्विटी आपकी सारी बैलेंस शीट में जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाती, कैश फ्लो स्टेटमेंट तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है ना। बैंक स्टेटमेंट में भी नहीं जाती है, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन तो नहीं ना कर रहे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम एक्सपेंस की बात करते हैं, ठीक है, ये आपको कैपिटल की जरूरत में जाता है। कहना अकाउंटिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका क्या होता है, ट्रीटिंग एंड एक्सपेंस होता है, सरप्लस नहीं होता। सरप्लस आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, तो डेप्रिसिएशन नॉन इनटेंजिबल एसेट होते हैं इनके पास, तो इनटेंजिबल के मोनेटाइजेशन होते हैं, लेकिन सरप्लस नहीं आ सकता। टीटी यदि काउंटर एसेट नहीं, काउंटर एसेट भी नहीं हो सकता जो आपने डबल दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया। टीटिंग एज रिजर्व, टीटिंग रिजर्व भी नहीं हो सकता, ये हमारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मर्चेंडाइज कंपनी, मर्चेंडाइज कंपनीज क्या होती है कि जहां आप मर्चेंडाइज वो होती है, जहां बिजनेस आप बाय सेल प्रोडक्ट करता है। मर्चेंडाइज होते हैं, इन्वेंट्री को कहते हैं, ये अमेरिकन लफाज का लफज है मर्चेंडाइज। ये इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का आप क्या करते हैं जब आप बाय सेल बिजनेस करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक इज गिवन ओनली द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में क्या दिया होता है, क्या होता है, इट ऑलरेडी परचेज डिडक्ट, हाँ ये ऑलरेडी हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है। इट इज नॉट शोन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेड अकाउंट, बिल्कुल ये क्रेडिट साइड पे नहीं हो सकता, शो करते हैं ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में शो किया जाता है। तो ऑल अबाव गिव ऑप्शन, ये पिछला आपका बैलेंस शीट ही है सिर्फ, जो पिछला आप सीख जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में दिया तो वो कहाँ शो होगा, तो बैलेंस शीट में होगा, तो वो ट्रेडिंग में नहीं होगा, ठीक है। In accounting, which of the following account will be treated credit will be credited if the bad debts are recovered in cash। मतलब आपका उसने कहा कि ट्रीट क्रेडिट कौन सा होगा, तो जब आपकी रिकवर हो जाते कैश में, कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया, बैड डेट्स रिकवर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो डाउटफुल डेट भी नहीं आता, प्रीमियम तो आपकी लाइबिलिटी होती है ना, तो प्रीमियम तो नहीं उसमें रिकवर कर रहे हैं बैड डेट्स को, ठीक है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग ऑफ द डिस्काउंट रिसीव द कंट्रोल अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट हो गया तो डिस्काउंट रिसीव आपका डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट कंट्रोल नहीं, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम होती है, ठीक है, इनकम होती है, तो इसका ये आंसर होगा क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट, इसका ये आंसर होगा सी होगा, ठीक है। ये आंसर देख लीजिएगा ध्यान से, इसको अच्छे तरीके से लेक्चर सुनिएगा, ठीक है, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डिस्काउंट से हमारी इनकम होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है पार्टनरशिप बिजनेस आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसने ये गलत लगा दिया है, द नो पार्शियल इनकम, ये सही है, उसने कहा एक्सेप्ट बताएं कौन सी है, तो ये है इसका कि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप, लाइबिलिटी ऑफ द लिमिटेड नहीं होती, अनलिमिटेड होती है लाइबिलिटी इसकी पार्टनरशिप की, ठीक है, पार्टनर की, ठीक है। तो ये आपका सी सही है, इसको ध्यान से सुनिएगा, सही है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस लाइबिलिटी क्या होती है, प्रीपेड एसेट आपका करंट एसेट होता है, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होती है, ड्राइंग भी आपका एक्सपेंस होती है, रेंट से अभी तक ये अर्न नहीं किया तो आपकी लाइबिलिटी है, उसको आपने गेन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमियम ऑफ द डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट में क्या आ जाता है, शो द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में करते हैं डिडक्ट फ्रॉम द डेफिनेट लॉस ऑफ द बिजनेस, और प्रीमियम आपकी ये बैलेंस शीट में भी आ सकता है, लेकिन मेरे अभी इसमें कन्फर्म नहीं है, नो प्रीमियम ऑफ द नेसेसरी भी आ सकता है, मतलब अभी तक डाउटफुल है, ठीक है। तो डाउटफुल आपके प्रीमियम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसका आंसर या तो बैलेंस शीट होगा या आपका ये डी होगा, सही है।
कहता दी इज नो एग्रीमेंट ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट द फेवरेबल बैलेंस कैश बुक क्या होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक आपका फेवरेबल बैलेंस ये अनफेवरेबल होता है कैश का, क्रेडिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल होता है, ये बात हो गया। डेबिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट, तो डेबिट बैलेंस आपका बैंक स्टेटमेंट का तो अनफेवरेबल होता है, ये बात अनफेवरेबल आगे लिखा हुआ है। कहता ट्रांजेक्शन है बी रिकॉर्डिंग रॉन्ग अकाउंट ऑफ द सेम क्लास इंस्टेड ऑफ द राइट अकाउंट। मिस इसने कहा है कि अगर रॉन्ग अकाउंट कर दिया, मिस सैलरी या वेजेस को कर दिया, दोनों क्लास सेम है, मैं एक्सपेंस तो वो हमारा एरर ऑफ कमीशन होता है। एरर ऑफ कमीशन वो होता है जो आप कंप्लीट कर देते, टोटली कंप्लीट कर, तो बोथ साइड कंप्लीट कर देते। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो होता है जब इसका पॉजिटिव ऑपोजिट ले लो, मिस आपने सेम क्लास नहीं किया होता, रॉन्ग क्लास हो जाता है, मिस सेम क्लास नहीं होता है, ठीक है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जो आप अमाउंट की फिक्र करते हैं, 50,000 आपने रिकॉर्ड देता है तो आपने लाख रिकॉर्ड कर लेते हो। इफ द जस्टिंग बैंक बुक बैलेंस इज रिक्वायर करता है, बैंक बुक बैलेंस रिक्वायर करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलिएशन व्हिच डू नॉट नीड टू द एडजस्टेड करने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक डायरेक्टली पेमेंट ऑफ द कस्टमर टू द बैंक में सीधा डायरेक्टली पे कर दिया उसने, सही है। तो अभी तक ये इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका देखने की ज़रूरत है। लेकिन यह क्लियर है, ये डेबिट नहीं किया पासबुक में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है बैंक इंटरेस्ट डिपॉजिट करता है बट नॉट रिगार्डिंग ऑफ द बैंक, लेकिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों में से क्या, ठीक है, मैंने ये चूज़ किया है। अ कंट्रोल अकाउंट इज पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है भाई, आपका सिंगल एंट्री भी नहीं होता, कैश बुक भी नहीं होता, डबल कंट्रोल आपका डबल एंट्री का होता है। डेट आर नॉट कलेक्टेड फॉर द वर्थ ऑफ द नोन एज बैड डेट्स, ये बैड डेट्स कहलाते हैं, ठीक है। गुड डेट भी नहीं कराते, आउटफुल डेट भी नहीं कराते। कहता गुड्स ऑफ द 100,000 फ्रॉम परचेज फ्रॉम ए से परचेज की थी 1,000 की गुड, तो इसका मतलब है कि परचेज को डेबिट और ए अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। रॉन्गली करते सेल अकाउंट, सारी बात सेल अकाउंट में बुक में रिकॉर्ड कर दिया है तो सेल इंक्रीज़ कर दिया, जब सेल इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब है उसने इनकम इंक्रीज़ कर दिया, इनकम इंक्रीज़ कर दिया तो इसने इंक्रीज़ ऑफ प्रॉफिट ग्रास प्रॉफिट कर दिया। तो ये आपका आज का एमसीक्यूज़ थे, ठीक है। बाकी वही एमसीक्यू शुरू हो जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।